देखो, अभी तक हमने ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी देखी है, ब्रिटिश ब्रिटिश प्रेस पॉलिसी देखी, द डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया वो भी देखने की कोशिश की है। ऑल्सो वी हैव ट्राइड टू सी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जहां हमने पॉलिटिकल कंसोलिडेशन किस तरह से हुआ और यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी देखने की कोशिश की। उसी को ही कंटिन्यू करते हैं और अब ब्रिटिश इकोनॉमी के ऊपर चले जाएंगे कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए कैसा हुआ करता था। पहला देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हुआ करती थी। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज कैसी थी, लैंड रेवेन्यू को लेके इनका क्या पूरा का पूरा ओपिनियन था। इसके साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी चलती थी उसको जानने की भी कोशिश करेंगे। हाउ द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर अस एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और आपकी जो वित्तीय नीति थी या आपकी जो खेती को लेके जो नीति हुआ करती थी या जो आपका लैंड रेवेन्यू था, जो जमीन महसूल की नीति थी, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एज वेल एज द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय जो पूरे का पूरा अर्थतंत्र है उसके ऊपर ये अंग्रेजी शासन का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा था वो भी जानते हैं। पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है इट इज फेयरली प्राइमरी, लाइक नो आप देखेगा कि इट्स एग्रीकल्चरल कंट्री। दिस इज स्टिल रिलेवेंट विथ रिस्पेक्ट टू मॉडर्न टाइम्स व्हेन वी से दैट एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी में करीबन 13-14% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। बट स्टिल वी से दैट इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री। द मेन रीजन बिहाइंड इज द वर्कफोर्स। क्यों? क्योंकि आपकी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन इसके ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है। तो जहां आपकी एक पूरी की ये प्राइमरी सेक्टर आपका इकोनॉमी का हो जाता है, जहां मोर देन 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस सेक्टर इन अ वेरी वेल मैनर्ड वे। इसको आप नुकसान करने की कोशिश करोगे या इसका ध्यान नहीं रखोगे तो आपके दूसरे सेक्टर्स है जो इकोनॉमी के, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। अभी स्टोरी ये आगे चलता है कि जब 18th सेंचुरी, 17th, 18th, इवन अप टिल प्रेजेंट टाइम देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कोटाज इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्शन करने के बाद यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज उभर के आती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तौर के ऊपर या कॉटेज इंडस्ट्रीज के तौर के ऊपर फंक्शन करती है। और यहाँ की जो इकोनॉमी थी इंडिया की, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वो इसी तरह से एक पूरा बेस बना के चलती। स्टोरी हुआ ये कि दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज, और दोनों एक दूसरे के साथ कैपेबिलिटी के तौर के ऊपर काम करते थे, टेंडम में काम करते थे, और दोनों का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। अभी ये आगे बैकग्राउंड के अंदर जब अंग्रेज यहाँ पे आते हैं तो अंग्रेज जब यहाँ पे पॉलिटिकल राइट और उसके बाद अपनी नई नई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे नए लैंड टेन्योर सिस्टम्स लेके आएंगे, और इसी लैंड टेन्योर सिस्टम के कारण इन्होंने यहाँ का एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया। दे डिस्ट्रॉयड द इंडियन एग्रीकल्चर एंड एज अ रिजल्ट इंडिया एट दैट टाइम वाज अ फेयरली एग्रीकल्चरल कंट्री, और हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को खत्म किया था। शुरुआत यहां से ही होती है जब कैप्टन रसल आएंगे, और कैप्टन रसल की जो पॉलिसी होगी वो होगी दुगना लगान देना पड़ेगा तुमको। सो द ब्रिटिश पॉलिसीज रिवॉल्व्ड अराउंड गेटिंग मैक्सिमम इनकम विदाउट केयरिंग मच अबाउट इंडियन स्टेट्स ऑफ द कल्टीवेटर्स। आज की सरकार कोई भी हो, किसानों के लिए कर्ज मुक्त की नीति रखेगी, किसानों को बोलेगी कि आपका एक क्रॉप भी डैमेज होगा तो तुरंत इंश्योरेंस दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अन्नदाता है। They are the one who are keeping us they are the one who are interested and they are working that we keeps on moving। हम लोग चलते रहेंगे, उसके पीछे जो पूरा का पूरा इंजन जो है ना, जो एनर्जी देने वाला सप्लाई है वो यहाँ से आता है। बट इसके कारण ही सरकार इनके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाती, सब्सिडीज देती है। कुछ भी हो जाए इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फार्मिंग सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का सबसे प्राइमरी सेक्टर है। अगर इनको ग्रोथ रिटार्ड हो गया तो आपकी पूरी की पूरी दूसरे सेक्टर्स होगी, उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट। बट ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी थी जहां पे आपको कुछ भी हो जाए आपको मैक्सिमम इनकम चाहिए। बोला जाता है कि अंग्रेजों की नीति इतनी खतरनाक हुआ करती और इतनी शोषित कि ये लोग एक टाइम के ऊपर घास के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे। बोले आपके यहाँ पे घास उग रहा है, मतलब दिस वीड जो नेचुरल वीड होता है ना, वाइल्ड वीड, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कहीं भी उग जाएगा। बारिश पड़ेगी और थोड़ा बहुत फर्टाइल लैंड हुआ तो उग जाएगा, तो उसके ऊपर भी ये लोग टैक्स लेने की शुरुआत कर दे। कलेक्टर की जो कामकाज था, जो हिस्टोरिकल पोस्ट है कलेक्टर की, वो यही हुआ करती।
दिस पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। उसका काम यही था कि भाई घास फूस जो भी आपका यहाँ पे खेती हो रहा है सबके ऊपर आपको टैक्स लेना है। सो व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, द फार्मर वाज समथिंग लाइक दिस। बोले ठीक है, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। यहाँ आया, ठीक है, तो यहाँ बेचारे की हालत ऐसी हो गई। When the Britishers came, the Indian farmer was something like this. यहाँ बेचारा यूं सो रहा है। बोले यार बारिश ही नहीं आ रही, तो आमिर खान के लगान की तरह चचा भी यूं देखे जा रहे हैं। स्टोरी यही है कि ये इनके कारण हुआ। We'll try to see कि इनकी ऐसी क्या पॉलिसीज थी और ये पॉलिसीज के कारण इंडियन एग्रीकल्चर को खत्म कर दिया जाता। एट द रिजल्ट ऑफ दिस द होल इंडियन इकोनॉमी वाज इम्पैक्टेड। और हमारी इंडियन इकोनॉमी, इफ यू विल सी द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब ये लोग ने हमको आजादी दी थी तो हमारा जीडीपी कितना हो रहा था? 0.8 से 1% का भी ग्रोथ नहीं था। 0.7, 0.8 उसके इर्द गिर्द घूम। बोले हम लोग आपके अच्छे शासन के लिए थे। कहाँ अच्छा शासन था भाई साहब? कुछ छोड़ के ही नहीं गए। ठीक है, ऐसी हालत कर दी, ऐसी हालत थी हम लोग की। सो दिस वाज द रियलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश दे प्रिंसिपली अडॉप्टेड 3 टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू टेन्योर्स, और उनकी एक अलग अलग पॉलिसीज हुआ करती। वो 3 को जनरली हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक को कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी प्रथा, महालवारी टाइप सिस्टम कहते हैं, और इसको रैयतवारी सिस्टम भी तीसरे को कहते हैं। हम लोग इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, व्हाट वर द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ दिस सिस्टम, ऑल्सो द इवोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम्स, कि ये कैसे शुरुआत हुई भारत के अंदर। इनके एरियाज भी अलग अलग थे। रैयतवारी करीबन 50% से ज्यादा एरिया के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। महालवारी वॉज समवेयर अराउंड 29-30%, और जो आपका जमींदारी प्रथा या परमानेंट सेटलमेंट थी वो करीबन 19 से 20% आपकी टोटल लैंड एरिया से, उसके ऊपर इसका इम्प्लीमेंटेशन। मुद्दा यहाँ पे अटकता है कि इसके फेजेस थे, और ये फेजेस के ऊपर ही पूरा का पूरा डेवलप हुआ था डेवलपमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। देयर वर टोटल 4 phases which were seen with respect to the development of land revenue policy। वो चारों के चारों फेजेस के इर्द गिर्द ही इनकी पॉलिसी इवॉल्व होगी। जैसे सोशो कल्चरल पॉलिसी इवॉल्व हुआ ना, पहले ओरिएंटलिस्ट था, उसको चेंज करके कैसे आ गया, एंग्लिसिस्ट हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, लैंड रेवेन्यू लेके भी, कि पहले पॉलिसी कुछ अलग होगी, उसके बाद कुछ अलग होगी। द फर्स्ट फेज विच स्टार्टेड ड्यूरिंग द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। पहला जो फेज था उसकी शुरुआत कब होती है? 1765 के बाद से, जब यहाँ पे आपकी जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी, नवाब और डेप्यूटी नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के ऊपर आ गई थी ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि के बाद, तो उससे ही ये शुरुआत होती है। सेकेंड फेज के दौरान आपकी इजारेदारी या फार्मिंग सिस्टम डेवलप होता है। यही इजारेदारी और फार्मिंग सिस्टम से ही तीसरा फेज जाएगा, जिसे कहते हैं जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट। फाइनली फोर्थ फेज के दौरान आपको ये रैयतवारी और महलवारी के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। अब ये तो 2 जनरली कवर करते हैं, हम लोग ये दोनों को भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की नीतियां यहाँ पे हुआ करती थी, व्हाट वर द काइंड ऑफ पॉलिसीज व्हिच वर अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम। देखिए पहले फेज के अंदर द इनिशियल टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड दे हैड ड्यूअल गवर्नमेंट। यहाँ पे लैंड रेवेन्यू ड्यूअल गवर्नमेंट के दौरान कैसा हुआ करता था उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो एट द अर्लियर टाइम दी कंपनी को एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि के बाद दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, और दीवानी अधिकार मिलने के बाद ही ये पूरा का पूरा सिस्टम इवॉल्व होता है। सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू थ्रू लैंड टैक्स। तो जमीन के ऊपर हम लोग ये आपका टैक्स लागू करेंगे, और उसके बाद वहां से जो भी पैसा आ रहा है उसको लेना शुरू करेंगे, मौजा ही मौजा। अब मैंने आपको बताया कि बंगाल वॉज अ फेयरली रिच प्रोविंस, उसके ऊपर अच्छा खासा था, इट वॉज अ फेयरली फर्टाइल प्रोविंस, तो उनको टैक्स भी अच्छा मिल जाता था। मुद्दा यहाँ पे आता था कि हु वुड कलेक्ट दिस, बोले कौन कलेक्ट करेगा इसको। तो यहाँ पोस्ट थी कलेक्टर की, एक कंपनी की ही। इसके साथ साथ यहाँ पे जमींदार भी हुआ करते थे, रंगदारी करने वाले लोग, बोले जमींदार को दे दिया जाएगा। सो दे डिडक्टेड रफली 10% फ्रॉम द कलेक्शन, द रेस्ट वाज डिपॉजिटेड टू द कंपनी। अपना बोल दिया कि भाई तुम 100 रुपए इकट्ठे करते हो ये जमीन से, तो 90 रुपए कंपनी की तिजोरी में आपको जमा करना है, 10 रुपए अपने पास रख सकते हो। आपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो भी लिया, और वो भी 1-2 रुपए आप इसके ऊपर कमाओगे भी, ठीक है। तो ये चलता रहता था ये सिस्टम। द कंपनी वाज नॉट कंसर्न अबाउट द वे टू कलेक्ट द रेवेन्यू। कंपनी यही चीज बोलती थी कि हमको खाली पैसा चाहिए बॉस, वी आर नॉट कंसर्न कि आप कैसे ले रहे हो, मार के ले रहे हो, भीख मांग के ले रहे हो, बट वी नीड मनी, वी डू नॉट केयर अबाउट एनी अदर वर्क। आप जो भी करना चाहते हो अपने हिसाब से फ्रीडम है। हमने आपको अपॉइंट किया है, हम आपका ही कॉलर पकड़ेंगे कि इतना पैसा नहीं आया, ओके।
सेकेंड फेज के दौरान यहाँ पे जब आपका यहाँ पे हेस्टिंग्स पावर के ऊपर आता है 1772 1773 के तहत, तो यहाँ पे थोड़ी पॉलिसी चेंज करेगा ये। उस टाइम नया नया था तो उसको लगा कि कुछ चेंज करना चाहिए, तो ही चेंजेस दिस पॉलिसी और यहाँ पे इजारेदारी या फार्मिंग सिस्टम उभर के दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स थोड़ी पॉलिसी को चेंज करेगा और बोलेगा कि भाई मैं यहाँ पे ऑक्शनिंग शुरू कर रहा हूँ जमीन। ऑक्शन समझ में आ जाता है ना सबको, बिडिंग प्रोसेस, कि यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये जमीन का पट्टा है, ये पट्टे के ऊपर जो भी आदमी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ना मैं उसको दे दूंगा 5 साल तक कि भाई तुमको मुझे ये जमीन के ऊपर से पैसे निकाल के या कमा के देने हैं। ओके, सो द सिस्टम ऑफ ऑक्शनिंग वाज स्टार्टेड बाय दिस गाय हेस्टिंग्स। भाई साहब उसको बंद कर दो, ठीक है, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। ओके, so try to focus over here. So the system of auctioning was started, and the right to collect the land revenue was given to the highest bidder for next 5 years. मतलब 5 साल तक बोले तू भैया मजे कर, और मजे करने के बाद उसको बोला जाता था कि भाई जो भी आदमी पैसा, तो 4 आदमी ने बिड किया, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 300, किसी ने 400 रुपए, तो 400 रुपए वाले आदमी को बोल दिया जाएगा कि हर एक साल तक तुमको 400 रुपए देने हैं, फॉर नेक्स्ट 5 years वी आर अलॉटिंग दिस मनी टू यू, ओके, दिस लैंड टू यू। अभी ये 1777 तक आते आते इसको अबॉलिश कर दिया जाता है और एक एनुअल टेन्योर इंट्रोड्यूस किया जाता है, बोले सालाना हम लोग करेंगे। ये सिस्टम भी ज्यादा डेवलप नहीं होती है, एंड 1786 तक आते आते जब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल मैंने बताया ना प्रमोशन वाला, अमेरिका हार के आया था ना, तो यहाँ कॉर्नवालिस आता है, तो कॉर्नवालिस को बोल दिया जाता है कि भाई इसको डेसेनियल बना दो या 10 years का बना दो, जमींदार के साथ ये पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट कर रहे हो, इसके साथ साथ कोई नई पॉलिसी आप अपने हिसाब से डील करोगे ना तो भी चलेगा, बट वी नीड सम कॉन्क्रीट पॉलिसी। ऐसा नहीं कि ये कोई आदमी आता है और पूरा का पूरा मुद्दा चेंज करा देगा। तो वहां पे ही ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का डेवलपमेंट आगे चलेगा। ये आगे चलते चलते ये बीच वाला जो फेज है वहां पे ये एनुअल टेन्योर टू बी अबॉलिश्ड बाय वाज आल्सो अबॉलिश्ड बाय 1786 एक्ट, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आस्क्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस टू मेक दिस डेसेनियल स्टेटमेंट विद जमींदार्स इफ प्रूव्ड सैटिस्फैक्टरी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जमींदार कॉर्नवालिस को बताया कि आपको ठीक लगे तो ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा देना, नहीं लगे तो कोई नया सिस्टम इवॉल्व करके दो। यू ट्राई टू गिव अस सम कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ दिस लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। जमीन महसूल के लिए एक अच्छी नीति बनाने की कोशिश करिएगा आप, और आपको ठीक लगता है तो ये 10 साल वाला मुद्दा चलाओगे तो भी हमको तकलीफ नहीं। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस थोड़ा तकलीफ में था, एंड ही वॉज फेसिंग फ्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये हो रहा था कि विथ होम द सेटलमेंट वॉज टू बी मेड। उसको पता ही नहीं था कि जमींदार के साथ मैं एग्रीमेंट करूं या टीलर्स के साथ जो यहाँ पे खेती करने वाले लोग हैं, क्योंकि जमींदार नाम की पोस्ट तो आ गई थी, देखा ना हमने सबसे पहली लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। इसके पहले भी हुआ करती थी, मुगल टाइम से ही ये इवॉल्व हो रही थी। तो बोले किसके साथ मैं डील करूंगा, इनके साथ या जो खेती करने वाले इंसान है इनके साथ। दूसरा मुद्दा इसको लग रहा था कि व्हाट शुड बी द स्टेट शेयर इन द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। पॉलिसी अभी तक कैसी हो रही थी, 90-10 की चल रही थी ना, बोले 90% स्टेट रखेगा, 10% आपका जो भी इंसान को कलेक्शन की जो जिम्मेदारी दी है वो रखेगी। तो ही वॉज ऑल्सो कंफ्यूज कि यार क्या किया जाए। इसके साथ साथ तीसरा मुद्दा ये हो रहा था, शुड द सेटलमेंट बी फिक्स्ड टर्म और परमानेंट। बोले यहाँ पे जो इसके साथ मैं ये एग्रीमेंट करूंगा लैंड रेवेन्यू का, वो एक टर्म के लिए होगा, 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, या उसको परमानेंट बोल दूं कि भाई ये लाइफ टाइम ये पट्टा तुम्हारा है, तुम्हें मुझे यहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू इकट्ठी करके देनी है। सो दिस गाय वाज फेसिंग क्वेश्चन एट दैट टाइम कि यार क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इसकी मदद करने के लिए एक और जेंटलमैन आते हैं जिनका नाम है जॉन शोर। जॉन शोर बोलते हैं कि भैया जी आप चिंता मत करिए, आई एम अ वेरी लर्नेड मैन, आई नो अबाउट द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द अर्लीस्ट टाइम। बोले जब मुगल काल का यहाँ पे जो शासन हुआ करता था वहां पे मुझे पता है। तो उसी के कारण ये जॉन शोर की बहुत सारी जो उसको वो बोलता था कि मैं बहुत नॉलेजेबल इंसान हूँ, मैं आपको पूरे के पूरे ये तीनों के तीनों प्रश्न का आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो इसके बाद जो पहला मुद्दा चलता है कि विथ हुम द सेटलमेंट वाज टू बी मेड, जमींदार ऑफ द एक्चुअल टिलर्स। तो जॉन शोर एंड कॉर्नवालिस एक कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं कि भाई सेटलमेंट किसके साथ करना चाहिए आपको एग्रीमेंट। तो ये लोग पूरा बहुत हिस्ट्री देखने की कोशिश करेंगे और इनको पता नहीं क्या इन्फ्लुएंस निकलता है। तो ये बोलते हैं कि मुगल काल के दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट होता था ना वो जमींदार के साथ होता था, ना कि जो आदमी खेती करता है उसके साथ। द टिलर्स जो भी कल्टीवेटर होगा उसके साथ। पहला ऑप्शन सॉल्व हो जाता है, बोले चलो मिल गया। स्टेट का शेयर क्या होगा, बोले उसके ऊपर भी हम लोग कुछ ना कुछ नतीजा ला देते हैं। एंड शुड द सेटलमेंट बी मेड द फिक्स्ड टर्म और परमानेंट,
तो ये लोग ये रिकमेंडेशन के ऊपर आते हैं कि ये जितना भी सेटलमेंट होगा ना वो परमानेंट हो। एक जमींदार को हमने अलॉट कर दिया, उसके बाद वो उसका बेटा, उसका पोता, उसका पोते का पोता, सब लोग जमींदार के ऊपर जमींदार। सो दिस वाज हाउ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इवॉल्व्ड इन इंडिया, जहां पे ये एक आदमी आता है और एक आदमी उसका जो एडवाइजर होता है वो पूरी की पूरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम या एग्रीकल्चर पॉलिसी होती है ना उसका बंटाधार कर दे। ऐसा बेड़ा पार करते हैं। इसके बाद यहाँ की जो सिस्टम है, यहाँ की जो एग्रीकल्चर है उसको तोड़ा गया। ग्रेजुअल ब्रेकिंग अप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टुक प्लेस पोस्ट दिस न्यू पॉलिसीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी हुआ ये कि इन्होंने बोल दिया कि भाई अभी ये जो सेटलमेंट होगा वो जमींदार के साथ होगा, वो जमींदार को परमानेंट बना दिया जाता है और स्टेट का शेयर होगा उसको भी डिसाइड कर दे। अभी आदमी लंदन से नया नया आया हुआ, अमेरिका में मुंह की खाई थी इन्होंने, और यहाँ भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इवॉल्व करके चला जाता है, बोले परमानेंट सिस्टम। सो एसेंशियली यू सी कि इसके बाद जो तीसरा फेज उभर के आया जिसे कहते हैं परमानेंट सिस्टम। दिस परमानेंट सेटलमेंट वाज डिवाइस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 में जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको बताया कि भाई साहब कुछ मदद कर दो हमारी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो ये 3 प्रश्नों के ऊपर थोड़ा बहुत कंफ्यूज था, तो कंफ्यूज होते होते उसने कुछ सॉल्यूशन दे दिया सरकार को कि भाई साहब ये सॉल्यूशन है और इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये प्रूव्ड सेटिस्फैक्टरी। सरकार ने बोला कि जा सिमरन मजे कर, तुमको भेजा ही है, तुम अमेरिका में नाम बड़ा झंडा करके आए हो, बड़ा झंडा गाड़ के आए हो, अंग्रेजी जो ब्रिटिश फ्लैग है उसको बहुत ही ऊंचा रख के आए हो, यहाँ पे भी तुम अच्छा ही काम करोगे, वी हैव फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर लीडरशिप, यू शुड गो एंड रूल इंडिया। आ जाता है यहाँ पे भारत के अंदर। द जमींदार्स वर रेगुलाइज्ड एज लैंडलॉर्ड्स। इसके बाद ऐसा था कि यहाँ पे जमींदार्स को 5-5 साल तक पट्टा मिलता था ना, देखा ना हमने। इजारेदारी सिस्टम में क्या था, फार्मिंग सिस्टम के अंदर हेस्टिंग्स से जो शुरू की थी, वहां पे जमींदार को 5-5 साल तक पट्टा मिलता था। इसने बोल दिया कि ये रेगुलाइज लैंडलॉर्ड्स की तरह रहेंगे। दिस पोस्ट वाज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल। हेरिडेटरी बना देता है, साथों साथ ट्रांसफरेबल, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। इसके साथ साथ एक जमींदार बोलेगा कि भाई साहब मेरी औकात नहीं है पैसा देने की, तो वो जमीन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे जमींदार के नाम के ऊपर। जमींदार्स वर गिवन पावर टू इविक्ट द कल्टीवेटर्स। अब समझिए कि हाल की तारीख में यही है कि है ना खेड़े यानी जमीन, ये है ना सिस्टम कि जो खेती कर रहा है सदियों से, उसके ऊपर एक आदमी आता है जो 5 साल पहले उसका लैंड अलॉट किया था मैनेजमेंट के लिए। वो आदमी बोल देगा कि आप हट जाओ क्योंकि आप पैसा नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग मी इनफ मनी विच आई एम सपोज टू पे टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड एज अ रिजल्ट द कल्टीवेटर्स बिकेम द टेनेंट्स इन देयर ओन लैंड। खुद की जमीन के ऊपर वो किराएदार बन जाते। क्यों? क्योंकि वो पैसा दे रहे थे जमींदार को। अगर जमींदार को पैसा ढंग का नहीं दे पाए तो जमींदार क्या बोलेगा, बोले निकल यहाँ। और जमींदार को अधिकार किसने दिए ये पावर, वो थे अंग्रेज। यू सी द ब्रिटिश जो पॉलिसी थी लैंड रेवेन्यू को लेके या कोई भी फील्ड के अंदर है, वो एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव ही थी। यहाँ पे शोषण ही करना था इनको। दे वर नॉट हियर फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पीपल, दे वर ओनली लुकिंग फॉर मनी, अपना सपना मनी, जितना पैसा जहां से इकट्ठा कर पाओ, और वही पैसों के कारण इन्होंने ये ऐसी पॉलिसीज उभर की। The reason behind the development of this kind of policies was this only कि यहाँ पे जितना भी पैसा होगा उतना कम पड़ेगा। जो जमींदार बोलेगा कि भाई ज्यादा होगा उसके हिसाब से देते रहो। सो ओके, सो ब्रिटिशर्स यहाँ पे बीच में अभी तक एक जमींदार आ जाएगा आपका, बोले ठीक है ये जमींदार ही थे ना, बहुत सारी मूवी के अंदर दिखाया। और उसके बाद आएगा बेचारा हमारा टेलर, कपड़े वपड़े फाड़ के बेचारा खड़ा है। ये इसको बोलेगा कि भाई मुझे दुगना लगान देना तेरे, बोले दुगना ला के दूंगा। भाई साहब कहाँ मना कर रहे हो। इसको पीटेंगे। इसके जमींदार, इसके जो लठियाल होते हैं ना, जमींदार के लठियाल हुआ करते थे, वो लाठी वाठी लेके चलते हैं ना, आपने पुरानी हिंदी मूवीज में देखे हो, तो मारते थे इसको। तो इसको ठीक है, सब गमछा वमछा फाड़ देते थे इसका, तो कुछ नहीं हालत। तो ये एक सिस्टम डेवलप की गई। पहले दिस गाय वाज रिस्पॉन्सिबल, दिस गाय यूज्ड टू पे। आमिर खान ऐसा नहीं था कि पहले जमीन आपकी लैंड रेवेन्यू नहीं देता था। सल्तनत के टाइम का हो या मुगल टाइम का हो, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन था, वो देता था। वैसे मनसबदार की पोस्ट हुआ करती थी, तो उसके थ्रू भी पूरा का पूरा एक सिस्टम इवॉल्व होता था कि उसको इतने जमीन को संभालना है। बट ऐसा है मुद्दा यहाँ पे कि इसका शोषण किया जा रहा था, क्योंकि ये आदमी तो कहीं बाहर का आया हुआ, इसका कुछ लेना देना ही नहीं था। इसने खाली बिडिंग डाला और बिडिंग के बाद ये मौजा का मौजा कर रहा। ओके, सो इसके बाद जो पूरा का पूरा सिस्टम जो हमने देखा है, सो इसको क्यों डेवलप किया गया वो भी देख लेते हैं। सो ड्यू टू द chaos in the revenue system which was developed by Warren Hastings, the annual days of auctioning
lent to the highest bidder, जो इसने डाला था ना पूरा का पूरा, Warren Hastings ने. As a result of this thing, Lord Cornwallis implemented this settlement. He decided to abolish the annual list system and introduced the decennial system, which was subsequently declared to be continuous. Okay, so roughly 19% of the total British India, Bengal, Bihar, Banaras, Northwest province and some portions of northern Karnataka were under this system, जिसे जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं. अब आप देखिए कि दिस वर द मेजॉरिटी पोर्शंस. दिस सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस समवेयर अराउंड 1790s. 1790s मतलब बंगाल इनके कब्जे में था. बिहार को, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वो सेम प्रोविंस था, ठीक है, उस टाइम के अंदर उतना फैला हुआ. कर्नाटक ऑल्सो नॉर्दर्न कर्नाटक, देखिए कि टीपू सुल्तान को अच्छी तरह से सुला दिया था इन्होंने. चौथा युद्ध बाकी था, बट टीपू की टेरिटरीज अभी ज्यादा बची नहीं थी. सो यू ट्राई टू सी कि ब्रिटिश रूल ऐसी ऐसी जगह के ऊपर अपने पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगा जहां जहां उनका पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हो चुका है. यू ट्राई टू ओवरलैप दी प्रीवियस क्लासेस कि जहां मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुआ था ना, वहां ही वही जगहों के ऊपर अपनी पॉलिसीज को अख्तियार किया जाता. तो जहां मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अच्छा हो चुका था वहां पे एक नई सिस्टम. इसके बाद रैयतवाड़ी में देखेंगे तो नया कॉन्क्वेस्ट हुआ तो नवो गोड़ी नवो दाव. तो बस एवी જ સિસ્ટમ ઉભરીને આવશે કે ભાઈ જૂનામાં કઈ ભૂલો કરી, પેલો કે આ ચાર ભૂલ કરી નાખી કે નવામાં ના કરતા, કે નવું નામ આપી દો. જૂનામાં પેલા કે જમીનદાર પૈસા લઈને જતો રહેતો હતો, અમરીશ પુરી પૈસા નતો આપતો, કે કાઢી જ નાખો કે જમીનદાર. ડાયરેક્ટ કહી નાખશે કે કંપનીનું એડમિનિસ્ટ્રેશન સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું તો કંપનીનો ઓફિસર જ જઈને એની પાસે પૈસા લઈ જાય. એ જ હતી રૈયતવાળી સિસ્ટમ. વિલ ટ્રાય ટુ સી what were the main features of the permanent settlement. The main features of the permanent settlement: the zamindars of the Bengal were recognized as the owners of the land as long as they paid the revenue to the East India Company regularly. जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को वो पैसे देंगे तब तक वो जमीन के मालिक बन गए. बतासु खाता खाता मोढ़ा में पतासु आई कि मजा मजा पड़ी गई जो हो गए तुम. The government of East India Company got 89%, leaving the rest to the zamindars. 89-11 का एक clause बनाया गया. 11% will be kept for the zamindar and the 89% rest will be given to the company. The ryots become tenants since they were considered the tillers of the soil. कि रैयत है, रैयत इज अ पर्शियन वर्ड, फारसी भाषा से उभर के आया है. इंपॉर्टेंटली एट दैट टाइम पर्शियन यूज्ड टू बी अ कोर्ट लैंग्वेज. आपकी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आपकी जो राज्य की भाषा हुआ करती थी, जो दरबार की भाषा हुआ करती थी, वो फारसी हुआ करती थी. सो ये रैयत भी वहां से ही आया है, तो वहां से रैयत वाली सिस्टम उभर के आया ना जो, तो उससे भी है. ठीक है, तो रैयत मीन्स पीजेंट्स, जो खेती करने वाले लोग थे उनको फारसी के अंदर रैयत कहते हैं. ओके, सो द रॉट्स बिकम द टेनेंट्स एंड सिंस दे वर कंसीडर्ड द टिलर्स ऑफ द सॉइल, दिस रिजल्टेड इनटू ग्रेट डील ऑफ मिजरी अमंग द पीजेंट एंड द फार्मर. तो उनकी हालत पतली हो गई बेचारों की. हमारे पीजेंट्स और फार्मर्स जो भी थे उन लोग को बहुत परेशान किया गया, उनको बहुत ही शोषण होता था. क्यों? क्योंकि उनको खाया पिया कुछ नहीं, इतना सारा रेवेन्यू देना पड़ता था.